देखो फ्री रेडिकल की रिएक्शंस में आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स in presence of photons energy। फोटोन की एनर्जी की मदद से एल्केन पर हेलोजन का जुड़ना इज कॉल्ड फोटो हेलोजिनेशन। फोटोन की एनर्जी को हम लोग h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये काम वैसे तो यहां पर हम हीट मतलब लाइट की बात करेंगे, पर ये वाला काम हीट की प्रेजेंस में भी हो जाता है। हेलोजिनेशन कैन बी observed also in the presence of heat, मतलब हाई टेम्परेचर। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई एल्केन था RH, आपने उसमें डाला कोई हेलोजन F2Cl2 Br2 I2 एनीथिंग, और डिफ्यूज्ड सनलाइट दे दी या फिर आपने इसको हीट कर दिया, तो आप पाओगे ये H बॉन्ड ब्रेक होगा, R जुड़ जाएगा X से और H भी जुड़ जाएगा X से, तो एल्केन से क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। तो यहां पे आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। पहले हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे होती है मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक वगैरह सिखा दूंगा कैसे करोगे। तो देखो बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के द्वारा जाती है। ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम लोगों ने जीओसी में देखा था कि जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो देखो इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में रेडिकल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो XX का बॉन्ड है इसको जैसे ही लाइट मिलेगी ये होमोलिटिकली क्लीव कर जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे? 2x रेडिकल। क्योंकि यहां पर आपने बॉन्ड तोड़ा है तो इनिशिएशन स्टेप इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब ये x रेडिकल क्या करे? तो ये x रेडिकल किसी दूसरे रेडिकल को पैदा करेगा, और जब एक रेडिकल किसी दूसरे रेडिकल को पैदा करता है तो ऐसे स्टेप को बोला जाता है प्रोपेगेशन स्टेप। कौन से रेडिकल को पैदा करेगा? भाई देखो x रेडिकल तो तुम्हारे पास बन ही गया है, अब तुम्हारे पास दूसरा कंपाउंड है RH। दूसरा कंपाउंड क्या है? RH। ये क्या कहेगा? H से कहेगा एक काम करो, या R से कहेगा तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और H मेरे को दे दो, तो क्या बनेगा? R रेडिकल प्लस HX। X रेडिकल ने क्या किया? RH पे अटैक किया और RH से हाइड्रोजन ले लिया और R रेडिकल आपका बनकर तैयार हुआ, ठीक। इस रिएक्शन का ये स्टेप RDS स्टेप होता है। RDS स्टेप का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रिएक्शन फास्ट चलेगी या रिएक्शन स्लो चलेगी वो इस स्टेप से डिसाइड होगा। अगर ये स्टेप स्लो हुआ तो पूरी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, अगर ये स्टेप फास्ट हुआ तो पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, RDS स्टेप हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का। RDS स्टेप हमेशा रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है।
यानी कि इस स्टेप में R रेडिकल अगर अच्छा बना तो ये रिएक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगी, अगर बुरा बना तो बुरे तरीके से हो। आगे बात करेंगे इस। खैर R रेडिकल बन चुका है, अब R रेडिकल क्या करेगा? R रेडिकल ध्यान से देखो, अब यहां पे हुआ क्या था, X रेडिकल ने R से उसका H चुराया था और R रेडिकल को आधा अधूरा कर दिया था। R रेडिकल को इस बात की गुस्सा थी मन में। R रेडिकल फिर से X2 के पास गए और बोले कि तुम्हारे X ने मेरे से H चुराया था, अब मैं तुम्हारा X चुराऊंगा, और RX लेके एक नया रेडिकल पैदा कर देता है X रेडिकल। बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझ लो। सबसे पहले X रेडिकल ने RH से H निकाला और R रेडिकल बना दिया। R रेडिकल फिर से X2 के पास गए और फिर से क्या बना दिया? X रेडिकल। ठीक, अब कायदे में जो हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट मिल चुका है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। सही है। अब इस X रेडिकल का कोई काम नहीं है, तो यहां पे ये टर्मिनेशन करेगा। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? अब ऐसा तो है नहीं रिएक्शन में एक ही X रेडिकल पड़ा हो, रिएक्शन करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स के साथ हो रही होगी, तो कई सारे X रेडिकल होंगे। तो टर्मिनेशन में क्या होगा? बेसिकली X रेडिकल से जुड़ेगा और फाइनली क्या बन जाएगा? X2। और इस तरीके से मुझे अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल गया। अब किसी के दिमाग में आ सकता है, सर X रेडिकल ने जो शैतानी यहां पर करी थी, यानी कि RH से वो H ले गया था निकाल के, क्या यही काम वो दोबारा नहीं कर सकता? तो कर तो सकता है, अब कैसे करेगा उसकी बात करेंगे, पर पहले इतना लिख लो। अब देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो CH4, उस पर मैंने डाला Cl2 लेट सपोज, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो आप क्या बनाओगे? CH3Cl प्लस HCl। ठीक, अब ऐसा पाया गया है कि इस रिएक्शन में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे CH2Cl2 भी बनता है, यानी कि अभी हमने एक H हटाया, अब हमने 2 H हटा के 2 क्लोरीन लगा दिए। CHCl3 भी बनता है, 3 H हटा के 3 क्लोरीन लगा दिए, और CCl4 भी बनता है, यानी कि 4 H हटा के 4 क्लोरीन लगा दिए। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे बना। सर आपने पूरी मैकेनिज्म सिखाई, यहां पर R की जगह बस मुझे क्या कर देना है? हर जगह CH3 कर देना है ना। मुझे ये नहीं समझ में आया कि CH2Cl2, CHCl3, CCl4 कैसे बने होंगे, तो अब वो समझो। देखो मैं इसी स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूं या दोबारा से लिख दे रहा हूं। देखो पहला स्टेप क्या था, मैकेनिज्म समझो। पहला स्टेप था साहब, Cl2 बॉन्ड टूटा होगा, 2 Cl रेडिकल बने होंगे, फिर Cl रेडिकल ने क्या किया होगा? CH4 पर अटैक किया होगा, इससे एक H ले लिया होगा, बोलो भाई, और क्या पैदा कर दिया होगा? CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल को गुस्सा आया होगा, वो Cl2 के पास गए होंगे, उन्होंने Cl2 से एक Cl लिया होगा और फिर से Cl रेडिकल जिंदा कर दिया होगा। अब Cl रेडिकल की तो हैबिट ही थी कि वो H चुराता है, तो अब क्या होगा? ये Cl रेडिकल इससे फिर से H चुरा लेगा। अब जब इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होगी, यानी कि Cl रेडिकल CH3Cl से H जब चुराएगा तो फिर से क्या बनेगा? HCl, लेकिन यहां क्या बन जाएगा? CH2Cl रेडिकल। फिर से CH2Cl रेडिकल को गुस्सा आएगा, वो फिर से किसके पास जाएंगे? Cl2 के पास। Cl2 से Cl ले लेंगे, फिर क्या बनेगा? CH2Cl2, साथ में क्या निकल जाएगा? Cl रेडिकल। फिर Cl रेडिकल बन गया। Cl रेडिकल की तो फितरत ही थी, वो क्या कर सकता है? CH बॉन्ड ले सकता है। ये फिर से CH बॉन्ड लेगा, ध्यान से देखो, फिर से Cl रेडिकल प्लस CH2Cl2 क्या बनाएगा? CHCl2 रेडिकल प्लस HCl,
और ये जो CH रेडिकल है ये Cl2 पे रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा CHCl3, फिर से Cl रेडिकल निकल गया, फिर से Cl रेडिकल यहां से एक H निकालेंगे, फिर से क्या होगा Cl रेडिकल प्लस CHCl3, फिर से CCl3 रेडिकल किसके पास जाएगा Cl2 के पास और क्या बन जाएगा CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल के पास कोई भी H निकालने को नहीं है तो यहां तो मजबूरी में टर्मिनेशन करना होगा और Cl रेडिकल से कंबाइन होके क्या बना लेंगे Cl2। ये थी आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म कि अगर आपको ये बनाना हो ये बनाना हो ये बनाना हो तो कैसे बनाओगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा सर हमें रिएक्शन कहां रोकनी है। देखो अगर कुछ ना लिखा हो केवल ऐसे ही लिखा हो CH4 प्लस Cl2H न्यू तो आपको रिएक्शन एक बार करानी है और एक H हटा के क्या लगा देना है Cl लगा देना है। अगर लिखा हो एक्सेस में डाला है Cl2 ऐसे लिखा हो CH4 प्लस Cl2H न्यू और यहां लिखा है एक्सेस का मतलब है जितने H हैं सब निकाल दो, क्या बन जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। बोलो भाई क्या सही है। अब मान लो सर मुझे CH2Cl2 बनाना है या CHCl3 बनाना है, वो कैसे बनेगा तो यहां लिखेगा Cl2 2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है तुम 2 बार जोड़ दो, 3 इक्विवेलेंट तो 3 बार जोड़ दो। जब कुछ ना लिखा हो तो केवल एक बार आपको रिएक्शन करानी है। ऐसे देखो अगर आपके पास मान लो इथेन हो C2H6 में डालो Cl2H न्यू क्या बनेगा आप बोलोगे सर C2H5Cl प्लस HCl। लेकिन अगर लिखा हो C2H6 प्लस Cl2 में और H न्यू डाल दिया तो अब क्या करोगे सारे Cl हटा दोगे C2Cl6 प्लस 6HCl। क्लियर। अच्छा अगर मान लो ये लिखा हो कि इन दोनों में ये चीज एक्सेस में है, इन दोनों में Cl2 नहीं कौन एक्सेस में है CH4। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो अगर CH4 एक्सेस में है तो देखो Cl रेडिकल मान लो 1 है ठीक है और CH4 मान लो 100 है तो एक Cl रेडिकल CH4 से रिएक्ट करेगा तो CH3 रेडिकल कितने बनेंगे एक ही बनेगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये है। बोलो भाई और HCl कितने बनेंगे एक ही बनेगा। अच्छा तो यहां कितने बच जाएंगे 99। इतना सही है ठीक। अब CH3 रेडिकल एक था ठीक है ना, ये Cl2 से रिएक्ट किया तो ये भी कितना बनेगा एक ही बनेगा। बोलो भाई ठीक। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब Cl रेडिकल के पास चॉइस है C से H निकालने की, वो इधर से भी H निकाल सकता है और वो यहां से भी तो H निकाल सकता है क्योंकि ये कार्बन अभी 99 जिंदा हैं। बोलो भाई सही है ना। तो बताओ जो Cl रेडिकल के पास चॉइस है कि यहां से निकाले और यहां से निकाले तो प्रोबेबिलिटी कहां से है ज्यादा निकालने की। आप बोलोगे सर ये 99 पड़े हुए हैं, ये एक पड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल के टकराने से रिएक्शन होती है, 99 बार यहां टकराने की प्रोबेबिलिटी है, यहां तो एक ही बार टकराने की प्रोबेबिलिटी है। बोलो भाई तो इसका मतलब जब ये यहां पे टकराएगा तो फिर से क्या बनाएगा CH3Cl, फिर से जब एक और बार रिएक्शन कराओगे तो फिर से किसके टकराने की ज्यादा होगी यहीं पे, तो फिर से क्या बनेगा CH3Cl। बोलो भाई तो तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर मुझे केवल और केवल एक ही बार सब्स्टिट्यूशन कराना है तो मैं किसको एक्सेस में लूं, तो तुम बोलोगे एल्केन को अगर तुम एक्सेस में लेते हो तो तुम्हें मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर मिलेगा। लेकिन अगर तुम हेलोजन को एक्सेस में लोगे तो हमेशा
पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही तुम्हें हमेशा एक्सेस में मिलेगा। क्लियर? देख लो ये सब बातें। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें और कौन कौन से माइनर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो देखो, जितने भी रेडिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं सब में दम होती है कि वो आपस में जुड़ सकते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो रेडिकल के जुड़ने से बनेंगे। अब पहले तो रेडिकल निकाल लो कौन कौन से तुमने बनाए। देखो जरा मुझे बताते चलना, क्या मैंने Cl रेडिकल बनाया है? बोलो, और कौन कौन से रेडिकल बनाए, जल्दी जल्दी बोलो। देखो यहां से चालू हो जाओ। पहला रेडिकल बना Cl रेडिकल, उसके बाद बना CH3 रेडिकल, फिर बना CH2Cl रेडिकल, तो सारे लिखो। CH3 रेडिकल, CH2Cl रेडिकल, CH Cl2 रेडिकल, CCl3 रेडिकल, और भी कुछ बना है? बस इतने ही रेडिकल बने हैं। अब देखो ये इससे भी कंबाइन हो सकता है, क्या बनाएगा? CH3Cl। ये इससे भी कंबाइन हो सकता है, क्या बनाएगा? CH2Cl2। ये इससे भी हो सकता है, क्या बनाएगा? ये तो हमने बनाए चारों, और सोचो क्या ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं? और अगर कंबाइन हुए तो क्या बनाएंगे? CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। तो क्या ये बन सकता है? हाँ बिल्कुल ये बन सकता है। ये इससे भी जुड़ सकता है, क्या बनेगा? CH3 CHCl2। ये इससे भी जुड़ सकता है, क्या बनेगा? CH3 CCl3। ऐसे ये इससे और इससे जुड़ सकता है, ऐसे ये इससे जुड़ सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट भी पॉसिबल हैं, बट डेफिनेटली ये माइनर होंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल, और उसमें हो सकता है माइनर प्रोडक्ट्स भी लिख दे, तो वो भी आंसर का पार्ट माने जाएंगे। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि हेलोजन जाके H निकाल रहा है एल्केन में से। मान लो अगर एल्केन ऐसा हुआ, इस तरीके से, तो मैंने तुमसे कहा Cl2H न्यू डालो और मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो तुम कहोगे सर देखो यहां कई तरीके के H हैं, एक तो ये H है, एक ये भी H है, एक ये भी H है, और एक ये भी H है। अब Cl2 के पास चॉइस है वो कौन सा H निकाले। अभी तुम्हें पता था Cl2 वो H निकालता है जिसको निकालने से जो रेडिकल बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। तो अब जीओसी का रोल आएगा, तुम्हें देखना होगा किस H को हटा के जो रेडिकल बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो तुम्हें पता लगेगा कि ये वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में है, तो यहीं पर Cl जोड़ो, और यहां जोड़ते ही ये क्या बन गया? कायरल सेंटर। तो दो प्रोडक्ट याद रखना, ये मेजर की बात हो रही है, मेजर। माइनर में क्या क्या हो सकता था? सर यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, और इवन मरे मारे पे यहां से और यहां से भी निकाल सकता है। तो फिर याद क्या रखा हमने कि वेयर एवर रेडिकल फॉर्म्ड will be more stable, that hydrogen will take part in reaction to form major product.
जहां पर हाइड्रोजन निकालने से सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा वो हाइड्रोजन मेजर प्रोडक्ट बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं सबके जरा मुझे मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ, बनाओ। जहां जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा वहां वहां जोड़ दो हेलोजन। स्टेबल रेडिकल तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा आ जाता है कि अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ, मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ H सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ H, और फिर उसके बाद 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर कोई और फैक्टर ना हो तो, बाकी रेजोनेंस वगैरह हो तो अपने उस हिसाब से देखो। तो Br2H के साथ Br कहां जुड़ेगा, यहां पर। I2H के साथ I कहां जुड़ेगा, जहां स्टेबल रेडिकल बन रहा हो। बोलो भाई, यहां पे बताओ Cl2 कहां जुड़ेगा। तो देखो अगर यहां रेडिकल बनाऊं वो भी रेजोनेंस में, यहां रेडिकल बनाऊं वो भी रेजोनेंस में, और यहां वाले रेडिकल के पास ये 3 अल्फा H भी हैं, यहां वाले रेडिकल के पास वो नहीं है, तो ऊपर वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल। अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां पे क्या होगा, सबसे स्टेबल रेडिकल किधर बनेगा, आप बोलोगे यहां। अब बड़े ध्यान से देखना, क्या ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस में है, क्या ये रेजोनेंस भी कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ये रेडिकल यहां आ जाएगा, बोलो भाई। अगर तुमने यहां प्रोडक्ट बनाया, ध्यान से देखना, तो प्रोडक्ट बनेगा ये, और अगर यहां जोड़ा तुमने तो प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक, अब मुझे ये बताओ सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन इन दोनों में से। तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा स्टेबल क्यों, यहां पर जो एल्कीन बन रही है उसके पास 2 अल्फा H इधर हैं और 2 अल्फा H इधर हैं, टोटल 4 अल्फा H। लेकिन ये जो है
इसके पास केवल एक ही अल्फा एच है। तो स्टेबल प्रोडक्ट कौन, ये, तो ये बनेगा मेजर, ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये बनेगा माइनर। अगर कहीं रेडिकल बन जाए और वो रेजोनेंस में हो तो रेजोनेंस कराने के बाद जो और रेडिकल बन रहे हैं उनको भी लिखो, और फिर फाइनली प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करो। फिर सर यहां क्यों नहीं किया आपने रेजोनेंस? यहां रेजोनेंस करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है, अगर आप रेजोनेंस करते तो एरोमेटिसिटी खराब ही होती। तो ऑलरेडी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मेजर है, पर यहां पर जो स्टेबल रेडिकल से प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर नहीं होगा, जो अनस्टेबल रेडिकल से प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। देख लो भाई, ये ज्यादा स्टेबल रेडिकल है क्योंकि इसके पास 2 अल्फा एच एक्स्ट्रा और है रेजोनेंस के अलावा, लेकिन इसके पास केवल रेजोनेंस से अल्फा एच नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, मेजर। तो जब कोई टेम्परेचर वगैरह ना लिखा हो, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन पूछी हो, तो आप बोल देना कि जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वही मेजर होता है, और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं टीसीपी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये जो पहला रेडिकल जो आपने बनाया उससे जो प्रोडक्ट बना जो कि माइनर है, इसको बोलते हैं केसीपी प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ऐसी दूसरे में भी करो। तो पहले एग्जांपल, अच्छा हाँ, तो अब इधर भी आ जाओ, इसमें भी अब यहां पर जब तुम रेडिकल बनाओगे, ये रेडिकल बना, बोलो भाई, अब उसके बाद क्या करोगे, ये यहां आ जाएगा और Cl यहां जुड़ेगा, दिस विल बी मेजर। वो जो आपने बनाया उस पर लिख लो माइनर, और उसका रेडिकल का एक और करा लो रेजोनेंस, और ये हो जाएगा मेजर। ठीक, इसमें बताओ, आप बोलोगे सर इसमें रेडिकल एक ही जगह बन सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, अगर मैं इसका लेफ्ट या राइट किसी भी साइड रेजोनेंस करा दूं तो क्या रेडिकल ऐसा बन जाएगा, बोलो भाई। और अगर मैं यहां पे ब्रोमीन जोड़ दूं ये हो जाएगा, बोलो। और यहां जोड़ते ही देखो यहां कॉन्जुगेशन है, लेकिन अगर मैं यहां ब्रोमीन जोड़ता तो यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन, ये, तो दिस विल बी मेजर। और याद रखना अगर क्वेश्चन में पूछा हो मेजर प्रोडक्ट और ये ऑप्शन में ना हो और ये ऑप्शन में हो तो आप ये मार्क करोगे। हो गया, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखो। अगर मैं हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करूं तो पाया गया है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन।
आयोडीन इतना कम रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन जो होती है वो स्लो और रिवर्सिबल होती है, स्लो और रिवर्सिबल होती है। तो इसको कराने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आया RH, तुमने इसमें डाला I2, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, ये बनाएगा RI प्लस HI। अब रिवर्सिबल है तो वापस से क्या हो जाता है, एक तो स्लो है, थोड़ा बहुत बन पा रहा है, वो भी वापस आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HiO3 ले सकते हो, H2O2 ले सकते हो, HgO ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो, ETC। ये क्या करेंगे, जैसे मान लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ये HI को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ही HI बना उसको कन्वर्ट कर दिया I2 में ऑक्सीडाइज होके। तो जब अब HI बचा ही नहीं तो क्या रिएक्शन पीछे जाएगी, नहीं, तो रिएक्शन सारी की सारी कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। इसीलिए देखो पुराने एग्जाम्पल में जहां पे मैंने I2 की रिएक्शन कराई है वहां मैंने साथ में क्या लिख दिया था, HiO3 या HNO3 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। क्लोरीन की रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, तो ये रिएक्शन है एक्सप्लोसिव, पूरे कंपाउंड को ही तोड़ देती है। जैसे अगर CH4 में F2 डाला तुमने इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो कार्बन बचेगा ही नहीं, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन ब्लैक में, इसको कोक बोलते हैं, और 4 HF। हालांकि अगर तुम क्लोरीनेशन कराते हो ब्राइट सनलाइट में, कहां कराते हो, ब्राइट सनलाइट में, तो ये भी क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव, और ये भी क्या बनाती है, कार्बन ब्लैक प्लस HCl। इसीलिए हमेशा क्लोरीन को कराया जाता है ऑलवेज अकर्स इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, ब्राइट में नहीं कराते, कहां कराते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट में, उसी को हम लोग ऐसे HNu से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राइट में कराओगे तो Cl2 भी एक्सप्लोसिव होगी। तो ना तो फ्लोरिनेशन कराने से फायदा है, ना ही क्लोरिनेशन ना ही आयोडिनेशन कराने से फायदा है। इसीलिए आप देखोगे जनरली आपको ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन ही मिलते हैं। अब देखो क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, तो इनके कुछ रिएक्टिविटी के रेशियो हैं। जैसे क्लोरीन 1 डिग्री H को भी निकाल सकता है, 2 डिग्री H को भी निकाल सकता है, और 3 डिग्री को भी। नो डाउट पहले 3 डिग्री को निकालेगा, मेजर वहीं बनेगा, पर निकालने की पॉसिबिलिटी तो सबको है। तो क्लोरीन भी निकाल सकता है दोनों को, और ब्रोमीन भी निकाल सकता है दोनों को। तो अगर तुम इनकी रेशियो देखोगे, तो अगर इसको निकालने का रेट 1 है तो इसको निकालने का रेट होता है 3.8, इसको निकालने का रेट होता है 5। यानी कि अगर ये 1 से निकाला जा रहा है तो इससे 3.8 गुना ज्यादा रेट से किसको निकालेगा, 2 डिग्री को, और उससे 5 गुना ज्यादा रेट से किसको निकालेगा, 3 डिग्री को। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के केस में देखो अगर ये 1 है तो इससे 82 टाइम्स ज्यादा कौन होगा, 2 डिग्री का रेट, और इससे 1600 ज्यादा टाइम्स कौन होगा, 3 डिग्री का रेट। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि क्लोरीन के केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर रेट में नहीं है। यानी कि क्लोरीन अगर बहुत ज्यादा भड़बड़ी में हुआ तो ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी 3 डिग्री की जगह 1 डिग्री को निकाल के ले जाए। यानी कि क्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है कि मैं कहां से H निकालूं। लेकिन ब्रोमीन के केस में अगर आप देखो तो बढ़िया डिफरेंस नजर आ रहा है। इवन 3 डिग्री में तो एकदम मस्त वाला डिफरेंस है, 1600 टाइम्स ज्यादा है 1 डिग्री से, और लगभग 2 डिग्री से भी 1500 टाइम्स ज्यादा है। यहां पर लोग एक लाइन लिखते हैं कि क्लोरीनेशन इज
more reactive and less selective, whereas bromination is more selective and less reactive. कम रिएक्टिव है तो सिलेक्शन करने का उसको चांस ज्यादा मिल रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको सिलेक्शन करने का चांस कम मिल रहा है। हो गया? अब देखो, इसी हिसाब से इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिलेटिव यील्ड निकाली जाती है, इसको समझना बहुत अच्छे से। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू रिएक्टिविटी। क्या मतलब है उसको समझो जरा। मान लो तुम्हारे पास ये है आइसोब्यूटेन, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा बताओ इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तुम बोलोगे 9, 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां। और क्या ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, आप बोलोगे हाँ। चाहे क्लोरीन यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, एक ही बात होगी, एक ही नाम होगा मॉलिक्यूल का। 2 डिग्री कितने हैं सर, एक भी नहीं। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलोगे 1। बोलो भाई, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि 1 डिग्री की रिलेटिव यील्ड कितनी होगी, तो तुम बोलोगे 1 डिग्री की रिलेटिव यील्ड होगी 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पे, 9, क्योंकि 9 हाइड्रोजन में से किसी को भी निकाल सकता है वो, ठीक है। इनटू रिएक्टिविटी कितनी होती है 1 डिग्री की, ये देखो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी है 1। अभी ऐसे कई सारे कराऊंगा, देखते रहो। तो 1 डिग्री की कितनी रिलेटिव यील्ड आई, 9। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री की कितनी है, तो आप बोलोगे 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 1। और 3 डिग्री का कितना था, 5। सही है। तो अगर मैं परसेंटेज यील्ड निकालूं, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, मान लो 1 डिग्री की निकालनी है, तो आप बोलोगे 1 डिग्री की यील्ड अपॉन टोटल यील्ड इनटू 100। 3 डिग्री की निकालनी हो तो 3 डिग्री की यील्ड अपॉन टोटल यील्ड इनटू 100। बताओ ज्यादा कौन सी आएगी वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब जब मैं आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराऊंगा तो मेजर प्रोडक्ट मुझे ये मिलेगा, ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 डिग्री एच वाला माइनर हो गया और 1 डिग्री एच वाला मेजर हो गया। सेम काम जरा ब्रोमिनेशन के लिए करके देखो। तो ब्रोमिनेशन के लिए जब करोगे तो यहां आएगा 9 इंटू 1, 9। लेकिन 3 डिग्री में आएगा 1 इंटू 1600। बोलो भाई, तो ज्यादा कौन आएगा, 3 डिग्री। तो ब्रोमीन के केस में तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, ब्रोमीन के केस में वो हमेशा वैलिड है, क्या कि जहां स्टेबल रेडिकल वहां पर हेलोजिनेशन कराओ, उसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। एक और करके देखो, चलो इसका निकालो।
क्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी निकालो हर कार्बन पे या हर हाइड्रोजन पे। तो यहाँ 2 डिग्री टाइप का भी है, 3 डिग्री टाइप का भी है और 1 डिग्री टाइप का भी है। हेलो, लास्ट में बताइए। वन डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 9। 9 इंटू 1, 9 आ गया। 2 डिग्री बोलो, 2 डिग्री 2 है तो 2 इंटू और कितना होता है उसका 3.8, कितना आ जाएगा ये 7.6। और 3 डिग्री कितना है 1 और उसका कितना है, कितना आएगा 5। बोलो भाई। तो यहां पर भी मेजर कौन सा आ रहा है, मेजर आपका 1 डिग्री आएगा। कई कई लोग यहाँ पे 5 की जगह 4.5 भी लिखते हैं। कई की किताबों में तुम्हें 4.5 भी लिखा आ सकता है, या हो सकता है एग्जाम में तुम्हें अपने हिसाब से वो कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख के दे दे, जैसे 1 फिर उसके बाद 3.5 या 4.2। तो तुम्हें वहां पे जो निकालना होगा वो उसके द्वारा जो गिवन है उसके हिसाब से निकालना होगा। ठीक है, आप बस एक रट लो। अब ऐसे हम हर किसी के लिए तो निकालते नहीं फिरेंगे, इसका बस याद रखना Cl2 के साथ इसका ये बनता है। बाकी सब में आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए उसमें नॉर्मली कैसे कर देना, जहां पे स्टेबल रेडिकल बने वहां से H निकालना, वहां पे चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो कुछ भी जोड़ देना। बस इसको याद रखना, क्लोरीन के केस में इसमें 1 डिग्री वाला क्या बनता है, मेजर। ठीक है, अब कभी कभी पूछे जाते हैं पॉसिबल मोनोक्लोरो, चलो इंक्लूडिंग स्टीरियो पॉसिबल मोनोक्लोरो निकालो।
तो देखो सबसे पहले कहाँ लगाओगे, यहाँ पे, तो यहाँ लगाते ही ये क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर। कितने बने, 2। उसके बाद कहाँ लगाओगे, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं, 1। फिर उसके बाद कहाँ लगाओगे, यहाँ पे, यहाँ लगाते ही ये क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर। तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 2। और उसके बाद कहाँ लगाओगे, यहाँ पे 1 ही बनेगा, टोटल हो गए 6। तुमसे पूछा जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो कितने मिलेंगे, तो तुम बोलोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एनेंशियोमर्स को अलग नहीं कर सकते, तो इन दोनों में से 1 मिलेगा, इन दोनों का भी 1 ही मिलेगा फ्रैक्शन, और इनका अलग मिलेगा। तो ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने मिलेंगे, 4। क्लियर, चलो इसको करो। क्या बताओ, इसमें देखो एक बार जोड़ सकते हो तुम, यहाँ पे बोलो भाई, इसमें 1 ही मिला। एक बार तुम जोड़ सकते हो यहाँ पे, इसमें ये कायरल सेंटर बन गया, 2 मिल गए। और एक बार तुम जोड़ सकते हो यहाँ पे, इसमें 1 ही मिला, टोटल मिले 4। अगला बताइए। कितने बनेंगे, देखो सबसे पहले तुम लगा सकते हो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन लगाने से केवल 1 ही बना। उसके बाद लगा सकते हो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ कितना बना, 1 ही बना। लेकिन जैसे ही तुम लगाओगे यहाँ पर क्लोरीन, तुम्हें दिखेगा ये भी कायरल सेंटर बन गया और ये भी। यहाँ कितने बनेंगे, 4। फिर जैसे ही तुम लगाओगे यहाँ पर क्लोरीन, तुम्हें पता लगेगा ये भी कायरल सेंटर बन गया और ये भी, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 4। और जब यहाँ पर क्लोरीन लगाओगे तो अब यहाँ कायरल सेंटर कोई नहीं बना, पर एक बार दोनों अबव अबव या बिलो बिलो, दोनों बातें एक ही हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, और एक बार एक अबव और एक बिलो, तो यहाँ पर बनेंगे 2, और दोनों में रिलेशन होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर डायस्टीरियोमर्स। टोटल कितने हो गए, 8 और 2 10 और 2 12।
हो गया। चलो ये देखो जेई एडवांस में आया था, ये बोला था CH3 H Cl CH2 CH2 CH3, ये आपको दे रखा है इनेंशियोमेरिकली प्योर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इस वाले कार्बन पर Cl राइट में है, H लेफ्ट में है, नीचे प्रोपेन वाली चेन है और ऊपर मिथाइल वाली चेन है। ये ऐसा ही है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, है ना, इनेंशियोमेरिकली प्योर है। इसमें तुमने कराया क्लोरीनेशन, बताओ हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको मिलेंगे? तो देखो आपको हर पॉसिबल जगह पे क्लोरीनेशन कर देना है, तो ऊपर से चालू कर लेते हैं। देखो अगर ऊपर करोगे क्लोरीनेशन तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पे HH HH और CH3, CH2 CH2 CH3। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, क्योंकि ये कायरल सेंटर तो आपने बना के ही दिया है, तो ये तो कहीं नहीं गया, तो पहला तो यही हो गया। दूसरे में आप क्या कर सकते हो, यहां से H हटा के यहां क्लोरीन लगा सकते हो। जैसे तुमने यहां क्लोरीन लगाया, अब ये कायरल सेंटर नहीं रहा, तो ये क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, फिर यहां लगाओ क्लोरीन, अब यहां जैसे तुम क्लोरीन लगाओगे, H हटा के क्लोरीन लगाया, ये क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर। और इसमें एक बार क्लोरीन राइट में भी लगा सकते हो, एक बार लेफ्ट में भी लगा सकते हो, दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पे कितने मिल जाएंगे तुम्हें, 2। यहां पे कितना मिला, 1। यहां पे भी मिला 1, लेकिन वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां वाला क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव इस कायरल सेंटर की वजह से, और यहां वाला भी क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव इस और इस दोनों कायरल सेंटर की वजह से। अगला काम तुम क्या करोगे, यहां पे क्लोरीन लगाओ। अब यहां पे जैसे ही क्लोरीन लगाओगे तो एक बार क्लोरीन आएगा राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, एक बार क्लोरीन लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में। सोचो जब तुम क्लोरीन राइट में लगाओगे और हाइड्रोजन लेफ्ट में लगाओगे तो बीच में से POS कट जाएगी। क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, CH3 को। तो जब क्लोरीन राइट में होगा तो क्या वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं। लेकिन जब क्लोरीन लेफ्ट में होगा तो क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हाँ। तो यहां पर भी 2 बनेंगे, लेकिन उसमें से एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव और एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला केस कर सकते हो, यहां पे कर दो CH2Cl। यहां पे जैसे ही CH2Cl करोगे, ये कायरल सेंटर तो अभी भी मौजूद है मॉलिक्यूल में, बोलो भाई, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल अभी भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आए, 1 2 3 4 5। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 5। टोटल पूछता 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो जाते हैं 7। ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछता 2। क्लियर? अगला देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है, इसके बनाओ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। याद रखना Cl को मैंने फिक्स कर रखा है, अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, बाकी जगह पे लगाते रहो। चलो पहले लगाते हैं यहां पे, यहां क्लोरीन लगाया, यहां क्लोरीन लगाने से कोई भी कायरल सेंटर नहीं बना, है ना। पर ये कायरल सेंटर तो हमेशा से मॉलिक्यूल में था, तो यहां पर एक ही बनेगा। पर सर यहां पे तो कायरल सेंटर है सर,
यहाँ पे, पर वो तो पहले से है ना, और वो इनेंशियोमेरिकली प्योर है। आप ये नहीं कह सकते सर एक बार Cl ऊपर और एक बार Cl नीचे। ठीक है, Cl हमेशा कहां रहेगा, ऊपर, बेशक इसमें कायरल सेंटर है। अब कहां लगाओगे, जैसे तुमने यहां लगाया, अब कायरल सेंटर खत्म हो गया, तो यहां पर भी कितना मिलेगा, एक, लेकिन वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां वाला कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगले पे चलो। अगला तुम लगा सकते हो यहां पर, बोलो भाई, जैसे ही यहां लगाओगे ये क्या बन जाएगा, कायरल सेंटर। तो इसकी वजह से कितने प्रोडक्ट आएंगे, दो। ठीक, और दोनों होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बढ़ो। अब कहां लगा सकते हो क्लोरीन, यहां, और यहां क्लोरीन पहले से फिक्स है। यहां पर भी ये क्या बन गया, कायरल सेंटर। की वजह से कितने प्रोडक्ट आएंगे, दो, लेकिन उसमें से एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव और एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जब ये अबव होगा तब यहां से क्या पास हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और फिर लास्ट बना सकते हो आप, ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर, चलो इसमें बताओ। एक बार तुम लगाओगे यहां पे, ये बनेगा, फिर लगा सकते हो यहां पर, उसके बाद लगा सकते हो, टोटल कितने हो गए, 10। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं आपके पास है ये, इसमें करो Cl2H9, बताओ कितने बनेंगे, पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। कितने आए, देखो भाई,
एक तो तरीका है कि तुम इसको यहां लगा लो, बोलो भाई यहां तो एक ही बना, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते। फिर एक तरीका है तुम यहां पे जैसे रेडिकल बनाओगे तो फिर ये बन जाएगा CH3, यहां पे भी कितना बना, एक ही बना। लेकिन अब तुमने क्या किया, CH3 तो फिक्स ही है, यहां पे Cl लगाया तो ये क्या बन गया, कायरल सेंटर। यहां कितने बने, दो। ये तो फिक्स है, यहां लगाया क्लोरीन, ये भी कितने बने, दो। अब यहां पे ट्विस्ट है, वो समझो क्या। देखो तुमने एक बार CH3 यहां लगाया था, ठीक है। अब यहां पे दो कौन से बन सकते थे, एक बार Cl अबव और एक बार Cl बिलो। Cl अबव लगा लिया और Cl बिलो लगा लिया, ठीक है। अब तुमने इधर से ही काउंट किया, तुमने इधर से काउंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि तुमने सोचा होगा यहां अबव और यहां अबव एक ही बात है। जरा देख लेते हैं एक बात है या नहीं। जरा चेक करें क्या ये दोनों एक ही बात है। वैसे तो देख के समझ में आ रही है कि एक ही बात नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम इसको पलटोगे तो ये चीज अबव नहीं आएगी। पर अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो RS निकालो, इस कार्बन पे RS निकालिए। देखो 1 मिलेगा इसको, 2 मिलेगा इसको, 3 मिलेगा इसको और 4 मिलेगा हाइड्रोजन को। 1 2 3 ये कैसा है, R। बोलो भाई जरा यहां देखो, अब 1 हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा ये, 3 हो जाएगा ये और 4 हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, आर दे सेम और आर दे एनंशियोमर्स। ठीक, तो तुमने जो ये दोनों छोड़े, कौन कौन से, और दो और छोड़े, कौन से, जैसे अगर तुमने यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, तो यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे तुम्हारे पास ये हो, चाहे तुम्हारे पास ये हो, चाहे तुम्हारे पास ये हो, मोनोक्लोरो तीनों के सेम 10। क्लियर है, हैं क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हो तुम, बोलो। साइक्लोप्रोपेन ऊपर क्लोरीन लगा लो, कि डाई क्लोरो बनाने हैं भाई। एक बार क्लोरीन कहां लगाओगे तुम, यहीं पे, यहां पे कितना बनेगा, एक, के बाद कहां लगाओगे, यहां पे, बोलो यहां कितने बनेंगे, 3, टोटल हो गए 4।
यहाँ 3 कैसे, 2 कायरल सेंटर बने हैं पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इसका अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम्हें कितने मिलेंगे, मात्र 3। एक यहाँ और इसमें 2 मिरर इमेजेस होंगी और एक मीजो होगा, तो एक मीजो वाला आएगा और 2 मिरर इमेजेस एक साथ आएंगी। टोटल फ्रैक्शन मिलेंगे तुम्हें 3, क्योंकि एनंटियोमर्स अलग नहीं हो सकते। ठीक, चलो तुमने जैसा पूछा एक और करो वैसे ही। इसमें बताओ पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। कितने आएंगे, देखो एक बार यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ने से 1 मिलेगा, यहां जोड़ने से कितने मिलेंगे 3, यहां जोड़ने से भी 3 और यहां जोड़ने से 2। अब स्टीरियो लग रही है। यहां जोड़ने से 3 क्यों बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, हो जाएगी ना। देखो क्लोरीन यहां और क्लोरीन यहां, तो ये इसको ये इसको ये इसको, ठीक है। कौन कौन से बनेंगे 3, अगर कंफ्यूजन है तो वो भी देख लो। सब आइसोमेरिज्म में बताया जा चुका है। एक बार ये बना लो, एक बार ये बना लो और एक बार ये बना लो। ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस, ये आपका मीजो, इसीलिए मैंने ये नहीं बनाया, क्योंकि मीजो की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है। देखो एक बार जेई 2025 में सवाल आया था कि तुम्हारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसमें Br2H डालो, मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। मेजर पूछ रहा हूं मैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दो। अब इसमें ब्रोमीन जोड़ना है, तो देखो ये भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है और ये भी, पर इस 3 डिग्री हाइड्रोजन के ऊपर 3 इधर 2 इधर 1 इधर,
6 अल्फा एच हैं, और इसके बाद 2 इधर और 1 इधर, 5 अल्फा एच हैं, तो मेजर कहाँ बनेगा? ठीक, कुछ होमवर्क में कर लो। Cl2H न्यू और Br2H न्यू, दोनों में पॉसिबल भी निकालना, टोटल मेजर भी निकालना, और ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव सब पता लगाना। इसमें भी सेम काम दोनों के साथ। इसमें भी दोनों के साथ सेम काम। हो गया? अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस, मान लो तुम्हारे पास बेंजीन टोलुइन है, टोलुइन, इसमें तुमने डाला Cl2H न्यू एक्सेस में। अगर Cl2H न्यू एक्सेस में डाला गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, तीनों H हट जाएंगे। बोलो भाई, क्योंकि सबसे स्टेबल रेडिकल यहीं तो बनेगा। क्या बन जाएगा? CCl3। अगर लिख दिया उसने वन इक्विवेलेंट, तो भी कुछ नहीं सोचना, एक ही बार। लेकिन अगर उसने लिखा टोलुइन, लिख दिया Cl2H न्यू, बस, ना वन लिखा ना एक्सेस लिखा, तो एनसीईआरटी की वजह से ये हमें रटना पड़ रहा है। 2 बार सब्स्टिट्यूशन होता है और CHCl2 बनता है। ये आप रट लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी है, यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है। हमें कैसे पता लगा? 2 बार निकालना है रट कर, एनसीईआरटी में देखकर। ठीक, अच्छा, अब इनके कुछ तरीके भी होते हैं पता लगाने के। जैसे वो CH3 के बाद दे देगा A, यानी कि बताया नहीं क्या बना है, और फिर आगे रिएक्शन करवाएगा, बोलेगा मैंने इसमें डाला एक्वस KOH या मैंने डाला एक्वस NaOH। बड़े ध्यान से देखना, नई बात बता रहा हूं, या डाला एक्वस Na2CO3 या एक्वस NaHCO3 या फिर मॉइस्ट Ag2O। पांचों रिएजेंट का काम सेम होता है, ये हेलोजन हटाते हैं, OH जोड़ते हैं। हेलोजन हटाएंगे, OH जोड़ेंगे। तो कितने हेलोजन है यहाँ पे? 2, दोनों हटा दो तो 2 क्या जुड़ जाएंगे? अब याद रखना, ऑर्गेनिक में एक कार्बन पर 2 OH जिंदा नहीं रहेंगे कभी भी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसको याद रखो, एक कार्बन पर 2 OH मिल गए तुरंत हटा देना। 3-4 एक्सेप्शन है जहां स्टेबल होंगे, बाद में पढ़ाऊंगा कैसे हटाओगे। कार्बन से 2 OH लगे हों, दोनों OH को हटाना और उनकी जगह पे C डबल बॉन्ड O लगाना। अगर कार्बन पर 3 OH लगे हों तो भी 2 ही हटाना और 2 की जगह क्या लगा देना?
तीसरा अपने आप एज इट इज रहेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड। अब वो तुमसे क्या कहेगा, CH3 पे Cl2H न्यू डाला, बना A पे डाला एक्वस KOH, बना बेंजल डिहाइड। बताओ A क्या था, तुम समझ गए A क्या था, 2 क्लोरीन वाला। इसमें बताओ, यही सब सारी चीजें डाल दी हैं, एक्वस जो भी है ये। चलो KOH डाल देता हूं, यहां बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। तो CH3 में डाला Cl2H न्यू, बना A में डाला एक्वस KOH, बना B दैट इज बेंजाइल एल्कोहल। बताओ A क्या था, ठीक। इसमें डालोगे तो क्या बनेगा, 3 OH लगेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O में, और एक OH एज इट इज रह जाएगा। यहां बनेगा बेंजोइक एसिड। दो नोट पॉइंट और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये, लिखिए। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS of chlorination is exothermic. RDS of chlorination is exothermic, but RDS of bromination is एंडोथर्मिक। RDS क्या था, पहले एल्काइल रेडिकल का बनना, RDS था इस रिएक्शन का। हो गया, ये तुम्हारा फोटो हेलोजनेशन हो गया खत्म। अब इसी में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एक रिएक्शन और आती है, रिएक्शन विद NBS। NBS होता है एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड, कुछ लोग बोलते हैं सक्सीनामाइड, सक्सीनीमाइड होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या करता है ये, इट इज अ सोर्स ऑफ
Br2, ये Br2 का सोर्स है, प्रोड्यूस Br2 इन स्मॉल अमाउंट। याद रखना कभी भी NBS प्योर नहीं लेते, क्यों? क्योंकि प्योर NBS इज इनर्ट, कोई रिएक्शन नहीं करता, प्योर NBS इनर्ट होता है, इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो इम्प्योर्ड विथ लिटिल क्वांटिटी ऑफ HBr और Br2, इम्प्योरिटी मिलाते हैं HBr या फिर Br2 की। देख लिया मैकेनिज्म कौन सी फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है इसकी, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। NBS का सीधे काम देखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। हर जगह नहीं लगाएगा ब्रोमीन, केवल कहां लगाएगा? डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। जैसे मान लो ये है, इसमें तुमने डाला NBS, क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन ये रही, यहां पे बनाएगा रेडिकल, यहीं पे क्या जोड़ देगा? सिंपल। याद रखना अगर ऐसे होगा तो फिर क्या होगा? रेडिकल बनेगा, और रेडिकल किस में जाएगा? रेजोनेंस में। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? कोई पूछे पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने होंगे, आप बोलोगे सर देखो एक बार यहां जोड़ लो, बोलो यहां जोड़ोगे तो ये बनेगा कायरल सेंटर, यहां कितने हुए? 2, और जब यहां जोड़ोगे तो ये करेगी GI सिस और ट्रांस, यहां भी कितने हुए? 2, टोटल 4। तो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे 4, लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगा 1, ये वाला, और इसमें भी ट्रांस वाला जो मैंने बनाया है, सिस वाला मेजर नहीं होगा। और क्या करता है NBS? एक काम और है इसका, इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल टू कीटोन। ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। डन।
चलो पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जल्दी से सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, मेजर भी बता दीजिएगा। कितना हुआ? 12। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला काम, आप रेडिकल बना सकते हो यहां पर, और आप रेडिकल बना सकते हो यहां पर। अब ये रेडिकल रेजोनेंस भी कर सकता है, ये यहां आ जाएगा, बोलो भाई। और ये रेडिकल भी रेजोनेंस कर सकता है, तो ये यहां आ जाएगा। इतना सही है, बोलो भाई। अब बारी बारी हर जगह जोड़ो। जब तुम यहां जोड़ोगे ब्रोमीन, यहां पे देखो 2 बनेंगे, इसके अबाउट GI हो जाएगी। इतना सही है। जब तुम यहां जोड़ोगे तो भी 2 बनेंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। इतना ठीक। यहां पे जोड़ो, ये क्या बन गया? कायरल सेंटर, और इसके अबाउट क्या होगी? GI। तो यहां कितने बनेंगे? 4। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये दोनों रेडिकल सेम ही है, बोलो भाई। 4 और 2 6 और 2 लग करो। अच्छा मेजर कौन सा बनेगा? देखो एल्कीन में देख लो, सबसे स्टेबल एल्कीन कहाँ है? यहाँ तो 4 अल्फा एच आ रहे हैं, और यहाँ भी 4 अल्फा एच आ रहे हैं, सही है। लेकिन अब यहाँ पे, अब चूंकि प्रोडक्ट यहाँ दोनों जगह क्या हो गया, एल्कीन के हिसाब से बराबर स्टेबल। अब रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो, तो यहाँ 1 डिग्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? यहां से बनेगा।
करो। NBS डाला है, पॉसिबल और मेजर दोनों बताइए। अगर वो केवल इसमें स्ट्रक्चरल पूछता, केवल स्ट्रक्चरल, तो फिर कितना आंसर देते? एक ये और एक स्ट्रक्चरल होते 3। चलो इधर बताओ, देखो एक बार रेडिकल बना सकते हो यहां और यहां एक ही बात है, उसके बाद इसका रेजोनेंस करा लो। ये मेजर हो जाएगा, और ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एल्किन के पास ज्यादा अल्फा एच है। स्ट्रक्चरल पूछे कोई तो 2, स्टीरियो 3। अगला करो। बताओ पॉसिबल। क्या बनेगा? देखो रेडिकल बनाओ, रेडिकल कहाँ कहाँ बना सकते हो, यहां भी और यहां भी, पर अब दोनों अलग अलग होंगे है ना, तब बनाओ। चलो पहले ये यहाँ फिक्स, ये यहाँ फिक्स, यहाँ लगा दे रहा हूँ ब्रोमीन, के बाद ये यहाँ फिक्स, ये यहाँ फिक्स, यहाँ लगा दे रहा हूँ ब्रोमीन। फिर जब ये रेजोनेंस करके जाएगा तो ब्रोमीन मतलब रेडिकल आ जाएगा यहाँ, ये और
जब ये रेजोनेंस करके आएगा यहाँ तो ब्रोमीन आएगा यहाँ। देखो स्ट्रक्चरल ये 4 बनेंगे बस। अब इनमें स्टीरियो लगाओ, तुम बोलोगे दिस इज कायरल सेंटर, यहाँ बनेंगे 2, ये तो फिक्स है ये भी कायरल सेंटर, और क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हो तुम? नहीं। इसके अबाउट 2 बन गए। यहाँ पर ये है कायरल सेंटर, इसके अबाउट कितने बन गए? 2। यहाँ पर ये कायरल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, 1 बना। बोलो भाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1 ही बना। टोटल हो गए 6। जेई एडवांस का है, बताओ पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो। पॉसिबल इंक्लूडिंग स्टीरियो। बताइए भाई। अब यहां पे 3 जगह हैं जहां रेडिकल बन सकता है, यहां, यहां और पहले तो 3 जगह ब्रोमीन जोड़ो, बाकी बाद में सोचेंगे। ये हो गया। अब अगर ये रेजोनेंस करके यहां आ जाए तो रेडिकल यहां पहुंच जाएगा। पहले इसका कर लो, ये रेजोनेंस करके यहां चला जाएगा तो रेडिकल यहां आ जाएगा, तो ब्रोमीन यहां लग जाएगा। ठीक है, इसका रेजोनेंस करा दिया, इसका कराओ रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये यहां पहुंचेगा, ये इधर, और ब्रोमीन यहां आएगा। बोलो भाई, इसमें कराओगे तो ये यहां और ब्रोमीन यहां आएगा। ऐसा नहीं लग रहा ये दोनों सेम है? ठीक है, ये दोनों तो सेम हो गए। चलो ध्यान से देखो, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं, यहां एक कायरल सेंटर, यहां पे 2, यहां पे भी एक कायरल सेंटर, यहां पर भी 2, यहां पर भी एक कायरल सेंटर 2, यहां पर भी एक कायरल सेंटर। कितने हो गए? और स्ट्रक्चरल पूछता तो 5। ओलंपियाड का सवाल है। पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको इसमें, ये आपका होमवर्क रहेगा।
आंसर बता देता हूं मैं आपको। स्ट्रक्चरल आएंगे 4 और इंक्लूडिंग स्टीरियो आएगा 11। स्ट्रक्चरल 4, स्टीरियो इंक्लूड करके 11। बिना स्टीरियो आइसोमेरिज्म लगाए ऑर्गेनिक नहीं चलेगी, याद रखना। अगर स्टीरियो नहीं आती तो उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। नोट्स है, नोट्स से पढ़िए, नोट्स नहीं है लेक्चर्स देख लीजिए। पूरी आइसोमेरिज्म डलिए यूट्यूब पे। मान लो तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तुमने इसमें एनबीएस डाला, याद रखना ये भी तो पाई बॉन्ड ही है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अगले कार्बन पे भी ये काम हो जाता है। बताओ। सबसे स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा? यहां पर, क्योंकि रेजोनेंस भी है और 6 अल्फा एच भी है। ये क्या बन जाएगा? एनसीएस क्या होता है? एन क्लोरोसक्सीनिमाइड, ये क्लोरीन जोड़ेगा। अब देखो यहां से तो एच खत्म, अब मजबूरी में यही एच है बस। क्लोरीन कहां जुड़ेगा? दिस विल बी द प्रोडक्ट। इसमें डाल दो एनबीएस, क्या करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करता, 2 डिग्री अल्कोहल को किस में ले जाएगा? कीटोन में। हो गया? बताइए। केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड दे सकता है। सबके स्ट्रक्चर बना लो। नियोपेंटेन ये है, आइसोहेक्सेन ये होगा, नियोहेक्सेन ये होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये होगा। ये होगा। बोलो भाई।
तो 72U वगैरह बाहर में जाए। देखो यहाँ तो ऑलरेडी एक मोनो सब्सटीट्यूटेड है, ये कहाँ से दूसरा दे देगा? बोलो भाई, तो ऐसे काटो। नियोहेक्सेन यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, ये भी हटाओ। यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये भी हटाओ। लेकिन इसमें केवल एक ही पोजीशन है, ये चारों क्या हैं? इक्विवेलेंट, और बीच में हाइड्रोजन नहीं है। इसमें कितने बनेंगे? एक। तो याद रखना, नियोपेंटेन और एक ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक, ईथेन है आपके पास, आपने यही का सवाल है पूछा था, हाउ मैनी ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, बताओ। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। ने बिल्कुल नहीं बोला मोनो, डाई, ट्राई, कुछ भी, सब सोचो सब। पहला मोनो, डाई में एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, बोलो। ट्राई में सोचो, एक ये बन सकता है, ट्राई में ये भी बन सकता है, बोलो भाई। टेट्रा में सोचो, टेट्रा में ये बन सकता है, टेट्रा में एक ये भी बन सकता है, पेंटा में एक ही बनेगा, है ना। और एक हेक्सा में बन जाएगा। कितने हो गए? दो चार छः, दो 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 चार, छः आठ नौ, नौ हो गए ना। डन।
आंसर आएगा 55.552 लीटर। ये हो गए हमारे फ्री रेडिकल वाली दो रिएक्शन।